सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? ठीक है, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, लिखो मत, सुनो पहले, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी ना तभी समझा करो। केमिस्ट्री समझने के लिए बनी है, घर जाके बुक्स खोल के अपने आप रीड किया करो फिर उसके बाद। ठीक है, मैंने शुगर को वाटर में डाला तो एक कंडीशन आएगी जब शुगर डिसॉल्व करना बंद कर दी, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया अकॉर्डिंग टू द क्लास 9। बट अकॉर्डिंग टू क्लास +1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली तब क्या हो रहा होता है, जितनी शुगर डिसॉल्व हो रही होती है उतनी ही शुगर प्रेसिपिटेट आउट हो रही होती है। जितनी डिसॉल्व हो रही होती है उतनी प्रेसिपिटेट आउट हो रही है। इसको प्रूव करने के लिए मान लो आपकी शुगर में कार्बन का आइसोटोप C12 था, ठीक है, आपका सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड, ठीक हो गया। अब आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि शुगर ना नीचे बैठना शुरू हो गई है, ठीक, आपने क्या किया, बाहर से शुगर और ऐड करी जिसमें आपने कार्बन का आइसोटोप ले लिया 14। कुछ टाइम के बाद आप ऐसा देखोगे ये जो 14 आइसोटोप है ये वाटर के अंदर भी चला जाएगा। अगर और डिसॉल्व ना होता तो वाटर के अंदर क्यों जाता, ये तो नीचे ही रह जाना चाहिए था क्योंकि सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? अगर सॉल्यूशन में भी C14 चला गया इसका मतलब वो डिसॉल्व हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटे, जितनी शुगर एक्चुअली प्रेसिपिटेट आउट हो रही होती है उतनी ही शुगर क्या हो रही होती है, डिसॉल्व हो रही होती है। दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मींस जितना वो प्रेसिपिटेशन चल रही है उतनी वो क्या कर रही है, डिसॉल्व कर रहा है। ये तो मैंने एग्जाम्पल ली एक टाइप के सिस्टम की जिसमें मैंने सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट की एग्जांपल ली। वैसे कल हमने याद करो वेपर प्रेशर पढ़ा था, वेपर प्रेशर पढ़ा था ना, तो उसमें हमने इक्विलिब्रियम किसमें कहा था, वाटर और उसके वेपर में। बोला था कि नहीं बोला था? लिक्विड और वेपर मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम था, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम। लिक्विड और गैस में, जब लिक्विड और गैस में तब वेपर प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हुआ था। अब जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ तब हमने क्या दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। समझ आ रही है? हमने आइस रखी यहाँ पे, हमें लगा कि आइस बन गई 0 डिग्री पर, एक्चुअली क्या चल रहा है तब, जितनी आइस, अब ये आइस को मैंने वाटर में रख दिया और 0 डिग्री पे ही है, ठीक है, ठंडा ही है वाटर, तो जितना आइस से वाटर बनेगा उतनी वाटर से उस टाइम क्या बन रही होगी, आइस। दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है। जैसे हमने कल किया था कि अगर सिस्टम को खोल दिया जाए, अगर वेपर को उड़ने दिया जाए तो ये सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। जो ये जो इक्विलिब्रियम है रेट है वो दोनों डायरेक्शन में डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम, मतलब जो चीज बन रही है उससे चीज खत्म भी हो रही है। अगर शुगर डिसॉल्व हो रही है तो शुगर प्रेसिपिटेट आउट भी हो रही है उतनी, मतलब दोनों साइड से हो रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इन नेचर, उसे कहते हैं डायनेमिक होना। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये चीजें पढ़ने के बाद आई विल रीच टू डायरेक्टली टू KC, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन, KP रिलेशनशिप, देन लीड प्रिंसिपल। ये आपको मैं थोड़ा सा करवा दूँ, ठीक है, सुन लो। तो ये पढ़ लेना डिफरेंट सिस्टम्स। इतना शोर कहाँ से आता है? नहीं, बंद नहीं करना। टीचर है इनकी क्लास में कोई? अब आगे समझो बेटे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है पहले तो, ठीक है।
मान लो ये आपकी रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट है। इक्विलिब्रियम अटेन होता है हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। जो चीज रिवर्स ही नहीं हो सकती उसमें तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता। जो चीज रिवर्स हो सकती है तभी हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जो पीछे आ सकती है कोई चीज तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। समझ आ गई? अब इस केस में लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, मान लो यहां से ये चीज बन रही है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा। ए रेज टू द पावर ए, बी रेज टू द पावर बी, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, हाँ मोल्स, ठीक है। जो बैकवर्ड का रेट है मींस अगर एक्शन इस तरफ से इस तरफ जा रही है तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा, करेगा, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, यहाँ पे मैं इक्वल टू ले आऊं, यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले आऊंगी के एफ, यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले आऊंगी के बी, ठीक है। समझ आ रही है? अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होती है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मींस के एफ ए रेज टू द पावर ए, बी रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू के बी सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी। ये हम कह सकते हैं कि इसने क्या अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है? अब अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूं तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल टू सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी अपॉन ये आएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये के एफ अपॉन के बी, न्यू कांस्टेंट बनता है के सी, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कहता है इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट divided by concentration of the reactant and each raised to the power their stoichiometric coefficient. लो मास एक्शन तो ऊपर ही था कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने के सी निकाला है, इसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में से। और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर। मोलैरिटी में करते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liters। तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे मोल पर लीटर, यहाँ पे मोल पर लीटर, यहाँ पे भी मोल पर, यहाँ पे भी मोल। अगर ये रेस टू दी पावर 2 हो, ये भी 2 हो, ये रेस टू दी पावर 1 हो, 1 हो, तो ये स्क्वायर हो गया, ये कट जाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर मींस मोल स्क्वायर लीटर -2। यूनिट निकालने आने चाहिए केसी के। समझ आ गई? सबके यूनिट फिल करोगे, उसके बाद रेस टू दी पावर जो भी हो रहा होगा देख लोगे। समझ आ गई? अब ये था केसी। केसी कब निकालते हैं, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स होती हैं। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर्स में ली जाती है, मगर हमेशा तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। होती है कि नहीं होती? नहीं होती। कभी कभी गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, कभी कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। तब हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग बेटे कितने मोल पर कैसे आएगी, अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको। जैसे
जनरल नहीं है वो, तो आप डालोगे जब हर चीज की, तब आपकी निकलेगी। जीरो भी आ सकती है अगर सॉलिड स्टेट है तो। सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड में है तो जीरो ही करोगे। हाँ नहीं करते ना तो जीरो ही करोगे। अब आगे मान लो कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अब ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में हैं। तो आप इस कांस्टेंट को केपी कहना शुरू कर देते हो। अब आप कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं निकाल पाओगे, अब आप प्रेशर निकालते हो। तो आप बोलते हो प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर डी, प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए, एंड प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ठीक है। अब व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन Kp and Kc? What is the relationship between Kp and Kc? समझ आ रही है? Kp is equal to Kc। अब मैं निकाल के दिखाऊंगी। अब देखो हम कर चुके हैं Pv is equal to nRT। Pv is equal to कर चुके हैं nRT, ठीक है। तो P क्या होगी? N/V RT होगी। N/V क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। कॉन्सेंट्रेशन ही तो होती है सी। हाँ इसको कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगी, होगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको अभी जो हमने Kp लिखा था ना उसमें पुट करते हैं। हमने क्या किया था? Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी। तो प्रेशर ऑफ सी की जगह पे हम कह सकते हैं CRT रेज टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी। हाई बेटे, रेज टू द पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स, ये समझ ले तो बस। जो आगे हम लिखते हैं ना, जैसे NH3 बनाने हैं तो 2N2 3H3 उस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी होगी। वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। हुई कि नहीं हुई? हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। हम कहते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब हम कॉन्सेंट्रेशन को ना अलग ले लेंगे। कौन ये सी इसको ना अलग बाहर निकाल देंगे सबको, ठीक है। और RT में एक टाइप रख रही हूँ, कैसे देखो। अब मैंने C रेज टू द पावर C मल्टीप्लाई बाय D रेज टू द पावर D, ये दोनों किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं? ये RT रेज टू द पावर C प्लस D में बोल सकती हूँ। देख लो जरा। थैंक यू सो मच। मैं थप्पड़ लगा। एसी तो बढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अभी मैंने थोड़ी पहले बताया बेटे, सब कुछ गैसियस फॉर्म में हो। एसी तो हमने पढ़ा ना कि F/Kp।
वैसे ये बोलो, ये सी ए रेज टू द पावर ए, सी बी रेज टू द पावर बी, आर टी ए प्लस बी, ठीक है। अब ये चीज क्या आई है, ये केस ही नहीं आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, के पी इज इक्वल टू के सी, के सी आर टी, आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हम बोल सकते हैं। शुक्र है बोल सकते हैं। अब C प्लस डी किसके मोल्स है, प्रोडक्ट के। A प्लस बी किसके मोल्स हैं, रिएक्टेंट के। तो ये क्या हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन, ठीक है। तो क्या आ गया, के पी हमारा एंड में क्या आ गया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, तीन नंबर का क्वेश्चन डाल रहे हो ना आप, 3 नंबर का, और मैम 1 नंबर में डालना है। देखो मैम ये देखो कितना तगड़ा स्टेप है ये। अब आज बेटे ली चैटरली प्रिंसिपल, डेल्टा एन इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा ये वाला, ये वाला देख मैंने सी, ये सी ए डी, ये सी ए डी बाहर निकाल दी, सी रेज टू द पावर सी, डी रेज टू द पावर डी, और आर टी दोनों के साथ था, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ हाँ, तो C प्लस डी से मैंने नीचे ऐसे किया, अब आ जाओ बेटे ली चैटरली प्रिंसिपल, सुन लो अब ध्यान से। ली चैटरली प्रिंसिपल पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते होते हैं। जो गूगल पे कर दिया आपने, सुन ले दो, इसको बंद कर दो। अब आपकी क्वाइट रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, मींस दिस इज अ कंडीशन, यहाँ पे आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। अब इक्विलिब्रियम में क्यों पहुंची, क्योंकि इसका कोई प्रेशर भी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, टेम्परेचर भी, कॉन्सेंट्रेशन भी, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, ठीक है। अगर अब आप इसमें कुछ चेंजेस लेके आओगे, ठीक है, तो इसमें मैं समझो कि मैं एक वेजिटेबल सेलर के पास गई, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं, उसके पास वो पुराना वाला ही बैलेंस है, ठीक है। उसने यहाँ पे एप्पल्स रखे, यहाँ पे वेट रखे, अब दोनों इक्वल हो गए, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, समझ आ गई। मैं चलाक, मैंने 2 एप्पल उठाए, मैंने कहा भैया वेट 2 और लगा दो, इस इतने पैसे दे, मैंने एप्पल 2 बढ़ा दिए, इधर वेट बढ़ गया, वो कहता मैंने तो इक्विलिब्रियम करना है। अब इधर एक और वेट रखेगा कि अगर आपने इस साइड कंसंट्रेशन बढ़ाई है ना, तो इस साइड भी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ानी है।
तो ये मैम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ शायद। हाँ समझ आ गई। मीन्स अगर आप इस तरफ कुछ चेंज करोगे तो ये चेंज होगी, अगर इस तरफ चेंज होगी तो इधर चेंज। ली चैटर्ली प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ रिएक्शन इज रीच्ड टू इक्विलिब्रियम then if you change concentration, you change in temperature, pressure, the system will move towards that direction to undo the effect of the change. Yes, right. तो इसके बेटे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपको पेपर में कोई भी रिएक्शन लिखी हो, ठीक है, तो मान लो आपको बोला जाए कि रिएक्टेंट की, अब आपको लिखा होता है कि ये नीचे जो रिएक्शन गिवन है ये इक्विलिब्रियम पे पहुंची हुई है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, आपको लिखा होगा कि ये रिएक्टेंट बढ़ा दिया आपने, बढ़ा दिए, तो अब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो ये चीज बढ़ी, अगर एप्पल्स बढ़े तो बढ़ने क्या चाहिए, वेट्स। अगर आप प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी। अंडू ही किया है ना, रिएक्शन क्यों खत्म हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फिर रिटेन हो जाएगा। क्योंकि जब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, ठीक, इट विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना तब, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब क्यों गई, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन करना था। क्या टूट गया, तो पीछे वाला टूट गया, तभी तो इफेक्ट को चेंज, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने आप को मूव किया उसने। एक बारी देखो, एक बारी कोई भी रिएक्शन होती है, अब हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस में अगर आपने अमोनिया को ज्यादा बनाना है तो ऑब्वियसली आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तभी आपको अमोनिया ज्यादा मिलेगी। अगर एक बार इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया तो जितनी अमोनिया मिली हुई उतनी ही रह जाएगी। समझ आ गई। अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन अपने आप ही इस तरफ लेके जाएगी। क्यों लेके जाएगी, क्योंकि उसका इफेक्ट को अंडू करे। मींस इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज, द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। if the concentration of the product will increase, the reaction will move towards the backward direction. समझ आ गई। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड इज बेटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टू टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेटे, वन इज एंडोथर्मिक, वन इज एक्सोथर्मिक। कोई रिएक्शन गिवन है और इट इज रिटन दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब इस तरफ आगे ना आग निकल रही है, हीट बहुत है। अब अगर ये रिएक्शन में हीट पहले ही बहुत है तो आप इसको लो टेम्परेचर पे करोगे कि हाई टेम्परेचर पे करोगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो पहले ही बहुत एक्सोथर्मिक है ना रिएक्शन, लो टेम्परेचर पे करोगे। मींस इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, आपने अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस रिएक्शन को लेके जाना है तो टेम्परेचर मस्ट बी लो, टेम्परेचर मस्ट बी लो। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। समझ आ गई। अब कोई रिएक्शन है जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है, मींस दैट इज एंडोथर्मिक, तो हम जितनी ज्यादा हीट देंगे उतनी फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी,
हाँ, अगर लो दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। Means if the reaction is endothermic, the reaction should conducted at high temperature. If we want the reaction to be go towards the forward direction. If the reaction is exothermic, the temperature must be low. If we want the reaction must go towards the forward direction. इससे opposite करोगे, मान लो कि आपको कोई दिया हुआ है और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हीट, और आपसे पूछा जाए कि अगर अब इस ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर आप इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो विल इट गो टुवर्ड्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इस कंडीशन में ये रिएक्शन लिखी हुई है, यहां से हीट निकल रही है प्लस हीट मैंने लिख दिया। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तब क्या होगा, तो आंसर आपको होगा कि रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑलरेडी हीट इज मोर एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग और मोर हीट तो रिएक्शन पीछे जाना शुरू हो जाएगी। जिसमें से पहली आग निकल रही है, आपको आग देने की जरूरत क्या है, पहली जल भुन रहा है, इतना जेलस पर्सन है और जलाने की जरूरत क्या, तो मर जाएगा वैसे। फिर हमें लो टेम्परेचर से ठंडा हो जाए, ठंडा जलिया घट कर ठंडा हो जा, तभी वो शांत स्टेट में आएगा। जब आप कूल करोगे तब आप फॉरवर्ड चलना शुरू करेगा। जब आप पहली एक्सोथर्मिक है, पहली इतनी हीट निकल रही है और हीट दोगे तो पीछे जाएगा। शुक्र है आपका, वो जान अभी तो 12th देखियो कैसे होंगी। लास्ट बैच वाज ऑसम बैच, जो भी जा रहा है ना वेरी ऑसम। आज अभी नेक्स्ट इफेक्ट बाद में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब सोचो, अब मैं इसको थोड़ा सा ना एक ही जगह पे ना, यहाँ पे ना मैं नंबर ऑफ मोल्स कर दूं आपके लिए। ठीक है, किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, किसके ज्यादा है, समझा लूं पहले मैं, हमें बैकवर्ड हो जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट भी तो पड़ेगा बेटे, हीट तो की बात ही नहीं कर रही है, प्रेशर का इफेक्ट कर रही हूँ। अब बेटे एक वेसल है, आई एम हैविंग अ वेसल, वो डस्टबिन ही समझ लो एक वेसल है, वो डस्टबिन देखो, देखो ही जाओ। अब ये डस्टबिन की लिड मैंने हटा दी, ठीक है, अब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू किया, वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ। अब जितना पहले मोल्स आ रहे थे उतने आएंगे, कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे, अब कम आएंगे। अब मैंने प्रेशर रिलीज करना शुरू किया, अब वॉल्यूम बढ़ गया, अब नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं। इस केस में हमारे पता है कि जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो हमें इस केस में प्रेशर कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा जब हम चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड हो, क्योंकि बेसिकली तो हम यही चाहते हैं कि रिएक्शन हो जाए। सोचो, डिक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा दोगे तभी नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएंगे, अगर वॉल्यूम कम कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपने एग्जाम में ध्यान से देखना है
कि आपसे अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछा जाए तो अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ ज्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ ज्यादा हैं तो उस तरफ क्या करना पड़ता है, लो प्रेशर। जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है उसके ऊपर हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इस तरफ कम होते तो ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे होती। फुल ब्रेक में बेटे इन द करेक्शन रूम, आई एम इन द करेक्शन रूम इन द फुल ब्रेक। चैट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटे बच्चे। अच्छा नेक्स्ट हमारा गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। लास्ट है, फिर उसके बाद टाइम इज गोइंग टू बी आप। ये देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी मिली इसको, ये प्रोडक्ट बन गए। ये रिएक्टेंट हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल है ना, उसको आग लगती है पर एक्टिवेशन एनर्जी की तो जरूरत होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो कईयों को एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, उसकी कर्व ऊपर जाएगी, पेट्रोल को कम होती है तो उसकी कर्व नीचे जाएगी, कर्व को कम कर देगा। कैटलिस्ट आके इस कर्व को यहाँ ले आएगा, पर इससे क्या हुआ, जितना कम रिएक्टेंट के लिए कर्व हुई उतनी ही कम प्रोडक्ट के लिए भी तो हुई। बेटे ये एक्टिवेशन एनर्जी का एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कर्व कम हुई, कैटलिस्ट ने आके एक्टिवेशन एनर्जी लोअर की, तो दोनों के लिए की। Change in the rate of equilibrium, there will be no net change. So your test is going to be start now and you are not allowed